हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। वेलकम टू ई प्रेप एसएससी। तो आज हम जो एसएससी सीजीएल 2024 हुआ था ना, जिसकी टोटल शिफ्ट कितनी थी, 36 शिफ्ट थी, उसका पैटर्न डिकोड करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो 36 शिफ्ट के अंदर जो मैथ्स के पीवाईक्यू पूछे गए हैं ना, उसके अंदर हम देखेंगे वो कौन से चैप्टर से पूछ रहा है और चैप्टर के अंदर भी कौन से टाइप से पूछ रहा है और पर्टिकुलर किस टाइप की प्रॉब्लम पूछ रहा है। ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मैंने उन सब 36 शिफ्ट को एनालाइज करके एक टेबल बनाई है। उसके अंदर मैंने देखा है कि कितने प्रॉब्लम किस चैप्टर से पूछे गए हैं और किस टाइप पे बेस्ड पूछे गए हैं। ठीक है। और उस जो प्रॉब्लम है ना, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न भी है, वो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो भी 2025 या उससे आगे की जो एग्ज़ाम देने वाला है ना एसएससी वाला, तो उसका एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस टाइप की प्रॉब्लम पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाई है, तो इसमें देखेंगे हम, मैंने टॉपिक्स लिए हैं: एलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सर्कल, 3D मेंसुरेशन, ट्राइंगल, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड इंटरेस्ट। काफ़ी और भी टॉपिक है, जैसे वर्क एंड टाइम है, मैंने है ना इन सब के अंदर अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 5 से 6 प्रॉब्लम एलजेब्रा से पूछी गई है हर शिफ्ट के अंदर। उसमें जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, x प्लस 1/x, ये वाला देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले नंबर सीरीज़ पे जाते हैं, कैसी प्रॉब्लम पूछ रहा है। नंबर सीरीज़ पे उसने प्रॉब्लम पूछी है कि ये वाली प्रॉब्लम, ये मैंने है ना लगभग 5 से 6 शिफ्ट के अंदर देखा है कि ऐसी सेम प्रॉब्लम पूछा हुआ है। उसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन की जगह उसने कई बार 43 दे दी, 44 दे दी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है उसमें समेशन ऑफ, ठीक है, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे सिमिलरली एन स्क्वायर के लिए होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, और ऐसे ही एन क्यूब के लिए होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है ना हमारे पास ये 3 फॉर्मूला होते हैं। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ठीक है, और वैसे ही इसके अंदर बेसिकली वो एवरेज पूछता था, एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऐसे था। ठीक है, तो हम समेशन इससे फाइंड आउट करते थे और उसके बाद में क्या करते थे, हम एन से डिवाइड करते थे। ठीक है, और हाँ, मैंने 36 शिफ्ट जो एसएससी सीजीएल 2024 की हुई थी ना, उन सब का सोल्यूशन डाल दिया है। हर प्रॉब्लम के लगभग मैंने 2 मेथड बताए हैं। जो बेस्ट हो सकता था ना, वो मेथड भी बताया है मैंने उसमें। तो आप एक बार, अगर किसी ने नहीं किया है ना एनालिसिस 2024 का, वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो एसएससी है ना, वो पूछता क्या है, पीवाईक्यू बेस पूछता है। ठीक है, तो पिछले साल की प्रॉब्लम्स हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है ना, तो जाके देख सकता है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर। तो इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमें ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। तो नंबर सीरीज़ की इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ रहा था, हमने देख लिया है। अब सेकंड आ गया x प्लस 1/x। इस टाइप की प्रॉब्लम में हम वो क्या कर रहा था कि हमारे पास लेट से x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो वो हमारे से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू पूछ रहा था और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो जैसे ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम वो बहुत पूछ रहा था। तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए है ना हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, वो या यहीं लिखवा दूँ, ठीक है, यहीं लिखवा देता हूँ, लेकिन एक बार आप अपने नोटबुक से रिवाइज कर लेना। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास वैल्यू गिवन होती है ना, इसका क्यूब करो और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस का 3a। ठीक है, और सेम इसके लिए इसका होगा a क्यूब और यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दो 3a। ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका भी याद कर लेना, और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इसका भी याद कर लेना, और 7 वाली टर्म्स का भी पूछ लेता है कभी कभी वो, x की पावर 7 अपॉन में 1 अपॉन एक्स की पावर 7, इसका भी याद कर लेना। ठीक है,
तो इन सभी के फॉर्मूलाज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सबको देख लेना एक बार। अब आता है अलजेब्रा के अंदर वो कोइन बेस्ड प्रॉब्लम पूछ रहा था, ये भी हर शिफ्ट में लगभग पूछी गई थी। कोइन बेस्ड मतलब जैसे कि वो बोल रहा था कि 5 रुपए के कॉइन मेरे पास एक्स है, 2 रुपए के कॉइन्स मेरे पास वाई हैं, एंड 1 रुपीज़ के कॉइन कितने मेरे पास जेड है, और उन सब का लगभग 100 हो रहा है समेशन, या फिर उन सब का टोटल मेरे पास 1000 हो रहा है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टर्म के लिए हमें निकालना था कि एक्स के मतलब रुपीज़ 5 के कितने कॉइन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएशन में निकाल सकता था वो। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन आप बताना इसका, कमेंट में लिखना, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम वो बेसिकली पूछ रहा था इसके अंदर, कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम में। अब आगे चलते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप में वो क्या पूछ रहा था ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस मिल रहा है हमें, तो यहाँ करते हैं। जैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, उसके अंदर हमें लगभग ये प्रॉब्लम है ना, लगभग मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी डाली है, तो ये लगभग हर शिफ्ट के अंदर पूछी गई है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन देता है वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप की दो इक्वेशन देगा, और हमारे पास 3 पॉसिबल वेज होंगे इसके, ठीक है। 3 पॉसिबल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा नो सॉल्यूशन, एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है ना, ये इक्वल नहीं होता किसके अंदर, यूनिक के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइंस होंगी ना हमारे पास, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मीट करेंगी, और उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो दोनों लाइंस होती है ना हमारे पास, वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल के केस में क्या होगा कि एक भी पॉइंट हमारे पास मैच नहीं होगा, तो एक भी पॉइंट मैच नहीं होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनती है हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली टर्म है ना, ये इक्वल नहीं होती, और फर्स्ट वाली इक्वल होती है। अब इनफाइनाइट केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जितने पॉइंट्स होंगे ना, ओवरलैप करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स का रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइप के बेस्ड पे हमारे पास पूछा गया है। वो बोल देगा कि किसी भी एक वेरिएबल को वो किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देगा, मतलब के रख देगा कांस्टेंट, या फिर कुछ भी ABCD कुछ भी रख देगा, और उसके बाद में क्या बोलेगा कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए मेरे पास नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इस पर्टिकुलर के की वैल्यू निकालो, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं इसके अंदर। अब आगे क्या था हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को है ना रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल ये है, इसमें लगभग मैंने देखा है ना, तो 11 का इंपॉर्टेंट होता है डिविजिबिलिटी रूल, 3 का होता है, 9 का होता है, बस इतना ही था, ठीक है। तो आप तो सभी का याद कर लेना, 2 4 8, ठीक है, 5, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा था वो कि कोई भी एक कांस्टेंट रख देता था टर्म बीच में, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर बोल देता था 4 ऑप्शंस के अंदर दे देता था 4 ऑप्शन दे के हमारे पास पूछता था कि कौन सी टर्म पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, या फिर 6 से डिविजिबल है, या फिर 11 से है, ऐसे कुछ, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता था। और एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि 3 डिजिट्स की या फिर 4 डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जो कि 47 से डिविजिबल है, या फिर ऐसे कुछ था पर्टिकुलर, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का वो ध्यान रखना, हमारे पास सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना, पर्टिकुलर देख लेना उनको। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलर रेस,
ये बेसिकली आना तो किस में चाहिए था, टाइम एंड वर्क के अंदर आना चाहिए, लेकिन इसमें डाल दिया मैंने। तो इसको देखते हैं इसके अंदर कैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। शायद मैंने डाली होगी एक प्रॉब्लम। हाँ, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ रहा था कि लेट्स से मेरे पास एक सर्कल है और उसकी कुछ पेरीमीटर गिवन है मेरे पास, डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर 2 पर्सन होंगे, वो लेट्स से पर्सन ए एंड बी। तो वो बेसिकली पूछ क्या रहा था, एक टाइम पूछ रहा था कि वो फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, और फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे ओरिजिन पे, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इस पर्टिकुलर 2 टाइप की प्रॉब्लम वो पूछ रहा था। तो या तो वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे या फिर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है। तो इस केस में हमारा वही था कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड इन दोनों की देख रहे थे। तो यही 5-6 टॉपिक थे जो अलजेब्रा के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। तो ये लगभग हर शिफ्ट के अंदर आ रहे थे। तो इसका वेटेज देख रहे हो कितना है, इसका वेटेज हमारे पास हो रहा है 10 से 12 नंबर का हो रहा है, ठीक है। अलजेब्रा छाया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा परसेंटेज के अंदर 2 से 2 मान लो या फिर 2 से 3 मान लो, ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। एक तो था सक्सेसिव परसेंटेज का था और दूसरा था वोट्स एंड वोटर्स वाला था, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज का था ना, तो सक्सेसिव परसेंटेज में क्या बोल रहा था वो कि लेट्स से हमारे पास एक D1 है एंड D2 है। तो ये 2 परसेंटेज था, तो इनका जो सक्सेसिव परसेंटेज होगा ना, सक्सेसिव परसेंटेज वो क्या होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास D1 प्लस D2 प्लस D1 इंटू D2 अपॉन में 100, ठीक है। 3-4 मेथड्स होते हैं इसके भी। तो बेस्ट तो यही होता है, वो बेस्ट तो नहीं बोल सकते, वो होता है डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा पर्टिकुलर कैसा है हमारे पास, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में हो तो किसी दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे हम। उसके अंदर हम ये करते हैं कि इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनली वैल्यू ये है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख के ऐसे निकालते थे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम थे। और यहाँ पर डी कुछ भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, उसके बेसिस पे ये हो जाता है, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम थी हमारे पास परसेंटेज के अंदर जो वोटर्स वाली थी। ये वोटर्स वाली भी काफ़ी पूछी गई थी। ये मैंने एक प्रॉब्लम उठाई है, आपके ये एग्ज़ाम में आई थी, ये किसी शिफ्ट में पूछी गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं ना, टोटल वोटर्स किसी लिस्ट के अंदर इनरोल्ड होते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि कुछ वोट्स ही नहीं देते, और उसके बाद में जो वोट्स देते हैं ना, यहाँ पर जो वोट्स डाले हैं उसने, उसमें से कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। तो फिर वैलिड के अंदर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स के अंदर वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये किसी मतलब इसके पास कुछ परसेंटेज गए होंगे, इसके पास कुछ परसेंटेज गए होंगे, और ये कुछ परसेंटेज से जीत गया होगा, ठीक है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, या फिर वोट्स कितने डाले वैलिड, या फिर वैलिड कितने थे, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ लेता वो। तो इसकी भी कम से कम 7 से 8 प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, सारे 36 शिफ्ट के अंदर। तो परसेंटेज के अंदर यही था, इसका वेटेज ठीक है, बट लेकिन जो ये सक्सेसिव परसेंटेज वाला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफ़ी पूछा गया है। इसके अंदर जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं ना किसी भी जैसे लेट्स से हमारे पास है 1/6 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/3 की क्या होगी, 1/7 की क्या होगी। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होती है इसके अंदर भी, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है बाकी टॉपिक्स को। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखेंगे हम मतलब कैसी और किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है। तो ये डिसऑनेस्ट सेलर है ना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट सेलर मतलब एक सेलर होगा उसके अंदर, और वो कुछ वेटेज कम बेचेगा। जैसे कि ये प्रॉब्लम देखो कि इसने क्या किया, 1 kg की जगह 870 ग्राम ही वेट तोल के दिया है। तो वो क्या बोलता है कि सीधे सीधे प्रॉफिट ना कमा के किसी और तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करके, हाँ, जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना, जो सोल्व नहीं करवा रहा, तो इसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट में बताओगे सोल्व करके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप देख सकते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर ये सोल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमें कमेंट में बताना इनका सॉल्यूशन।
तो इस टाइप की ये डिसऑनेस्ट सेलर की प्रॉब्लम थी। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगला टॉपिक था ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट वाला भी काफ़ी पूछा गया है। अब इसके बाद क्या था, एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि मतलब सीपी भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, एमपी भी इन्वॉल्व है, एसपी भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीपी है, सीपी उसने मान लो 100 रुपये में ख़रीदा, उसके बाद में उसने 20% उसका मार्क प्राइस रख दिया बढ़ा के, और उसके बाद में उसको 40% डिस्काउंट दे दिया, इस तरीके की वाली प्रॉब्लम। तो ये मैंने डाली होंगी शायद, यहाँ देख सकते हो ये वाली। तो जैसे एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस कितना है 550, इफ़ इट सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का डिस्काउंट दे दिया, एंड सेलिंग प्राइस उसका 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है ना उसका 10% से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें मार्क प्राइस इन्वॉल्व हो, कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व हो और सेलिंग प्राइस इन्वॉल्व हो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन आप बताना कमेंट में। आगे था हमारा सर्कल। सर्कल के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम पूछी है एसएससी ने, जैसे कि सीकेंट बेस्ड फॉर्मूला, कोड एंड रेडियस रिलेशन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, एंड सेक्टर पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। ये कम से कम 2 से 3 नहीं, ये 4 से 5 बोलूँगा मैं। तो 4 से 5 प्रॉब्लम सर्कल के बेस पे पूछी गई है। पता नहीं क्यों सर्कल को उसने ज़्यादा वेटेज दिया है कंपेयर टू अदर फिगर्स, ठीक है। पैरेललोग्राम भी पूछ सकता था, बाकी की चीज़ें पूछ सकता था, बट उसने सर्कल पे बहुत सारी प्रॉब्लम पूछी है। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम पूछी है उसने। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, सीकेंट बेस्ड फॉर्मूला था कि एक पॉइंट होगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा पी, तो ये 2 तरीके से कट कर रहा होगा उसको, ठीक है। ये ए बी मान लो, ये सी डी मान लो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू डी पी। तो इस फॉर्मूले के बेस पे उसने काफ़ी प्रॉब्लम पूछी गई है। और सेम एज मैं टेंजेंट वाला कर दूंगा ना, कौन सा, ये वाला, कि एक सीकेंट होगा और एक टेंजेंट होगा। तो इस केस में ए बी सी और ये पी वाला, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी इंटू पी सी, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूलेज के ऊपर उसने पूछी है प्रॉब्लम्स। और दूसरा क्या था, सर्कल में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन दो फॉर्मूलाज के भी उसने पूछे हैं। तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास डी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, माइनस का R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं, तो इनके बेसिस पे मतलब सोल्व कर सकते हैं। तो ये देख लेना आप कि ये अपने नोटबुक में देख लेना कि जहाँ से पढ़ा हो ना आपने, वहाँ पर इसका डेरिवेशन बताया होगा, इजीली ड्राइव हो सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना होता है कि जो पाइथागोरस इक्वेशन होती है ना, उसको अप्लाई करना होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके दोनों सर्कल के जो सेंटर्स वगैरह जो भी है ना उनको, ठीक है। तो ये 2 टाइप की हो गई। तीसरा क्या पूछा था उसने, जो लेट से मेरे पास सर्कल है ना, तो इसमें कुछ सेक्टर होगा, ठीक है। तो जो सेक्टर होगा ना उसका पेरीमीटर होगा एंड एरिया होगा कुछ, ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछी हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये हमारी सर्कल की 3-4 प्रॉब्लम थी। और कोड वाली प्रॉब्लम भी उसने पूछी है, कोड वाली मैंने डाली है एक। कोड वाली इस तरीके से कि लेट से मेरे पास एक सर्कल है, उसका कुछ सेंटर है, और इसमें शायद 2 सर्कल है। मतलब ये पढ़ लेना आप, इसको सोल्व कर लेना। जैसे कि सर्कल है और उसके बाद में एक और सर्कल हो गया, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम भी देखी थी मैंने कि ये एक जो कोड होगी ना नीचे वाली, ये ऊपर वाली क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। तो यहाँ से ज्वाइन किया, ये गिवन है हमारे पास, तो ये रेडियस निकालो, छोटे वाले की रेडियस निकालो, इस तरीके से प्रॉब्लम थी वो, ठीक है। ऐसे ही एक सर्कल है, ये कोड हो गई मेरे पास, इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वाली निकालो, इस टाइप की। मतलब जो कोड एंड रेडियस के लगेगा, तो इसमें हाई वो जो क्या बोलते हैं पाइथागोरस इक्वेशन है ना, उसका फॉर्मूला लगेगा। सिंपल है, ठीक है, लेकिन उसी को ट्विस्ट कर करके, लैंग्वेज ट्विस्ट कर करके कई फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम्स पूछी गई है उसने। तो अब आगे, जैसे
अब ये जो 3D मैंसुरेशन है ना, इसके अंदर उसने दो फिगर उठाए हैं ज़्यादातर, कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, जो कोन एंड सिलेंडर है ना, तो उसका एक बार देख लेना, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होगा एरिया के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम देख लेना। और जो कोन के अंदर जो हाइट और सेलेंट हाइट एंड जो रेडियस होती है ना, उसका रिलेशन होता है ना पाइथागोरस इक्वेशन वाला, वो देख लेना। और सिलेंडर के भी देख लेना। तो बेसिकली इन दो, ये जो 3D फिगर्स है ना, इन दो 3D फिगर्स को उसने उठाया है और इस पे प्रॉब्लम्स पूछी है उसने। कम से कम एक दो प्रॉब्लम आई है। ठीक है, ट्राइंगल के बेस पे भी उसने काफ़ी प्रॉब्लम पूछी है, जिसमें सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पे जो बेसिक डेफिनेशन वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उसने पूछी है। और वैसे प्रॉब्लम भी पूछी है जिसमें क्या होता है कि जो दो ट्राइंगल्स दे देगा और उसमें बोल देगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, तो एक की साइड ये है तो दूसरे की ये बताओ। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम उसने पूछी है। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर उसने पूछा है कि जो इक्विलेटरल, आइसोस्केलस एंड जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, और आइस स्केलन ट्राइंगल होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो कुछ प्रॉपर्टी देगा। जैसे कि मान लो मैंने 2 पॉइंट से मीडियन खींची और मीडियन दोनों इक्वल है, तो बताओ कौन से टाइप का ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना डेफिनेशन टाइप साइड, मतलब जो ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बेसिस पे उठा के वो प्रॉब्लम पूछ रहा था। तो ये एक बार रिवाइज कर लेना। और क्या था, मिड पॉइंट ऑफ साइड रेशियो इक्वल। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी पूछ रहा था। ये देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम थी। ये थी हमारे पास, एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, उसने यहाँ पर मिड पॉइंट दे दिया, तो उस केस में क्या था कि ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो के इक्वल आएगा। जैसे कि ए बी सी है, ये है डी है, ये ई है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या था कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट गिवन है ना, तो ये दो साइड क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इस केस में क्या था, ए डी अपॉन ए बी और ए सी, सॉरी ए ई है ना, ये ए ई अपॉन में ए सी, इसका रेशियो क्या था, इक्वल होता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी उसने काफ़ी प्रॉब्लम पूछी है। तो ये ट्रायंगल के ऊपर हमने 3-4 प्रॉब्लम देखी है उसके अंदर। तो इसका भी काफ़ी वेटेज है 6 नंबर का। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें उसने 3 से 4 हर शिफ्ट के अंदर पूछी है। ये गारंटी है कि 3 से 4 प्रॉब्लम उसने हर शिफ्ट के अंदर पूछी ही पूछी है। ठीक है, उसमें क्या था, एक बार ग्राफ के ऊपर था, एक से दो टेबल के ऊपर थे और एक सर्कुलर वेटेज के ऊपर था। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले बार ग्राफ वाला देखेंगे। तो बार ग्राफ में क्या था कि कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम थी। ठीक है, ऐसे बार्स गिवन थे और ईयर्स में डबल भी गिवन था कि एक ये 2000 के लिए है तो ये 2001 के लिए है। ठीक है, इस टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स या वैल्यू गिवन थी। तो और फिर कुछ मतलब एवरेज पूछ लेता था, या फिर दोनों के एवरेज का डिफरेंस पूछ रहा था वो, या फिर पूछ रहा था कि कौन सा किससे ज़्यादा है या फिर कौन सा किससे कम है, कितने नंबर के बार ग्राफ एवरेज से कम है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, और सर्कुलर के बेस पे भी था। सर्कुलर के बेस पे कैसे था कि इसको वो कुछ पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे कि ये 30% हो गया, 30 तो नहीं होगा खैर, 90% हो गया, ये 100% हो गया, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से 100% तो नहीं होगा, सॉरी 100% नहीं, डिग्री। ठीक है, डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का होता है ना टोटल एंगल। परसेंटेज के बेसिस पे जाएंगे तो ये आएगा लगभग, क्योंकि पूरा जो ये हमारे पास ये एंगल होता है ना 100, जो 360 डिग्री का एंगल होता है, ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो 90 के लगभग तो 25% के लगभग होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, या परसेंटेज देगा या फिर डिग्री देगा, और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स पूछेगा वो। ठीक है, और दूसरा क्या था, एक टेबल के बेसिस पे पूछ रहा था वो। टेबल के बेसिस पे कैसे पूछ रहा था कि उसने टेबल फॉर्म कर दी, उसने बोल दिया कि इतना एक्सपेंडिचर इसमें गया, ये इनकम में गया, ये उसने टैक्स दे दिया। ठीक है, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम पूछ रहा था वो। तो इसकी 1 से 2 टाइप की प्रॉब्लम थी। इसमें 2 प्रॉब्लम पूछी है उसने, 1 से 2 तक, और ये एक प्रॉब्लम कंफर्म थी और ये एक बार ग्राफ की प्रॉब्लम कंफर्म थी। तो ये 3-4 प्रॉब्लम उसने DI से पूछी है। और सिंप्लीफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस पे क्या था कि जो एक प्रॉब्लम है ना, बोर्ड मास रूल के ऊपर उसने पूछी है। बोर्ड मास में वो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ऑफ वगैरह है ना, ये रूल थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, बी से यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, ऑफ से यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, डी से डिवीज़न,
एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रूल एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। टाइम एंड वर्क मैंने डाला है। टाइम एंड वर्क यहाँ पर इसने भी क्या है, एक प्रॉब्लम पूछी है। उसमें क्या था कि जो टैंक है ना, मतलब या तो ये पूछ रहा था या फिर ये पूछ रहा था, तो एक प्रॉब्लम कंफर्म थी यहाँ पर। उसमें ये था कि एक पाइप इस रेट से फिल कर रहा है, बी पाइप इस रेट से फिल कर रहा है, तो दोनों इस टाइप कितनी देर में फिल करेंगे। या फिर 3 पाइप इनलेट है, एक आउटलेट है, तो कितनी देर में फिल करेंगे दोनों। ठीक है, या फिर ऐसे था कि एक लीकेज मिल गया, तो वो लीकेज क्या कर रहा था कि 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगा रहा था, बाद में फिल करवा रहा था मतलब। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम टैंक पे बेसिस पे पूछ रहा था वो। एंड मैन एंड वुमेन वर्किंग पे पूछ रहा था कि एक मैन है, ठीक है, वो इतनी देर में काम करता है, वुमेन है इतनी देर में काम करती है, तो 5 मैन और 3 वुमेन को एक साथ काम करवाएं तो कितनी देर में काम हो जाएगा कंप्लीट हमारा। ठीक है, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे कि एक प्रॉब्लम मैंने डाली होगी यहाँ पर, हाँ, जैसे कि एक प्रॉब्लम ये है पाइप के बेसिस पे, तो इसको सोल्व करना आप। तो यही था टाइम एंड वर्क के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के उस ऊपर भी उसने 1 से 2 प्रॉब्लम पूछी है और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम पूछी है। पहला तो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला रूल है ना, उसके बेसिस पे पूछा है उसने। जैसे कि हाँ, ये यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्राइंगल है ना, इस टाइप की डेफिनेशन टाइप उसने प्रॉब्लम पूछी है। इसका भी आप सॉल्यूशन बताना कमेंट में। एवरेज हो गया, ठीक है। हाँ, हम एक ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्या था कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, तो उस केस में हमें कुछ मतलब एक इक्वेशन देनी, एक्सप्रेशन गिवन था। जैसे कि ऐसे गिवन था कोस 49 डिग्री प्लस कोस, और ये था 41 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस टाइप। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं कुछ। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो ना, तो इस केस में हमारे पास साइन a इक्वल्स टू कोस बी के इक्वल हो जाता है, टेन ए इक्वल्स टू कोट बी के इक्वल हो जाता है, और सेक ए इक्वल्स टू कोसेक ए के इक्वल हो जाता है। तो इस केस में ठीक है, और इस केस में ही कुछ और हमारे पास वो था, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज देख लेना कब, जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो इस बेसिस पे उसने प्रॉब्लम पूछी थी। तो इसमें कोस 49 प्लस कोस 41, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था वो। ये साइड डिवीजन में था, ठीक है, जिससे क्या होगा ये कट जाएगा ना। यहाँ पर था साइन कोस 49 डिग्री अपॉन में साइन 41 डिग्री, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन 41 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोस 49 डिग्री के इक्वल होगा, तो 1 आंसर दे देगा। इस टाइप की बेसिकली प्रॉब्लम पूछ रहा था वो। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड। इसमें कैसी प्रॉब्लम थी, इसमें हमारे पास थी कि लेट से साइन या फिर टेन की वैल्यू उसने x अपॉन वाई दे दी, और उसके बाद में क्या पूछ रहा था कि साइन x प्लस कोस x अपॉन में साइन x माइनस कोस x, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन में दे देता था। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ रहा था वो कि एक की वैल्यू दे देगा और उसके बाद में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू उसने पूछी है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक था इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे भी वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने लगभग नहीं पूछा, 1-2 प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, लेकिन जो एसआई का एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं, तगड़े वाला प्रॉब्लम उसने पूछा है, और जो बच्चों को हार्ड भी लगा है वो ये वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम थी, और उसने ऐसे मान लो कि सेम फॉर्मेट के अंदर ये प्रॉब्लम हर शिफ्ट के अंदर पूछी है, बस क्या किया है उसने, ये वैल्यू चेंज कर दी है। इसमें क्या था कि एक पर्सन है, कोई भी कुछ अमाउंट उसने लिया, किसी से बोरो किया, उसके बाद में क्या कर रहा है वो, 1 साल के बाद में किसी इंटरेस्ट से ले गए, 1 साल के बाद में उसने कुछ अमाउंट, प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना उसके टुवार्ड्स रिटर्न कर दी उसने। ठीक है, और फिर जो सेकेंड ईयर जो नया जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अब उसे बताना है कि जो सेकेंड ईयर में वो कितना दे कि उसका कर्जा पूरा चला जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि एक जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया किसी रेट से,
1 साल के लिए, तो इसका कुछ इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर के लिए कुछ इंटरेस्ट आएगा SI फॉर फर्स्ट ईयर। फिर जो क्या किया उसने, न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बना ली। कैसे? कुछ प्रिंसिपल अमाउंट उसने रिटर्न कर दी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, तो इसमें से कुछ लेट्स से x उसने रिटर्न कर दिया। अब जो सेकेंड ईयर में क्या करेगा कि ये जो NP है ना, नया जो प्रिंसिपल उसके पास है, उस पर कुछ R% की रेट पे लगेगा, तो ये आएगा SI फॉर सेकेंड ईयर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसने सेकेंड ईयर में कितना दिया है, उसने सेकेंड ईयर में कितने रुपीज़ वापस किए हैं, किसको मिला के, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को मिला के। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, NP प्लस SI फॉर फर्स्ट ईयर प्लस SI फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करके आप कमेंट में अपना आंसर बताना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम वो पूछ रहा है, काफ़ी पूछी है उसने, बस क्या किया है, सिंपली ये वैल्यूज़ चेंज कर दिए, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारी जो ब्रेकडाउन था, जो भी मैथ्स के पूरे टॉपिक थे, किस टाइप की, किस बेसिस पे वो पर्सन पूछ रहा था हमारे पास। तो इस देख लेना कि इसका सम 25 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स है ना, ऐसा था कि एक शिफ्ट में पूछी है, दूसरी में नहीं पूछी, तो वो कंबाइन होके ज़्यादा भी जा सकता था। तो अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी है मेरे पास जिसके अंदर, जिसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक मिक्सर वाली प्रॉब्लम है। ये जो मिक्सर वाली प्रॉब्लम है ना, ये भी ऐसे मान लो लगभग हर शिफ्ट में पूछी है उसने। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ मेरे पास बॉयज़ हैं, कुछ मेरे पास गर्ल्स हैं। इन बॉयज़ का कुछ रेशियो गिवन है मेरे पास, रेशियो नहीं एवरेज बोल देता हूँ, एवरेज गिवन है A1, और गर्ल्स का कुछ एवरेज गिवन है A2। तो अब हमें क्या बताना है, कंबाइन एवरेज बताना है पूरी क्लास का। ठीक है, तो सेम इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास BA1 प्लस GA2 अपॉन में B प्लस G, इससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप की प्रॉब्लम है ना, उसने पूछी है। ऐसे ही ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसके अंदर मैं बता रहा था कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके बेस पे जो कोफिशिएंट होता है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा वो। तो ऐसे ही है कि ये बता रखा है कि एक इक्वेशन गिवन है, ये दूसरी इक्वेशन गिवन है हमारे पास, और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में मैंने बताया था क्या होता है कि एक मतलब सारे पॉइंट जो है ना, क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो उस केस में क्या होता है हमारा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये मतलब कोफिशिएंट्स का रिलेशन होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से K² प्लस 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी थी, तो आप देख लेना। और हाँ, ये तो फेवरेट होगी SSC की। कैसे फेवरेट होगी क्योंकि इसमें क्या कर रहा था वो, ये पूछ रहा था कि परसेंटेज के अंदर आंसर गिवन था, परसेंटेज के बेसिस पे आंसर गिवन था कि उसने एक्चुअल कितना गेन किया है। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये वैल्यू गिवन है, ये यूज़ ही नहीं करनी थी हमें। इसमें क्या था कि 1/6 है, ये बोल रहा है कितना गेन किया है, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब ये सेलिंग प्राइस होगा ना, तो ये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से मैं CP निकाल सकता हूँ। तो CP क्या होगा, SP माइनस का प्रॉफिट, तो 6 माइनस का 1 इक्वल्स टू 5। तो मतलब CP की वैल्यू कितनी आ गई, 5। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, 1। तो यहाँ से मैं गेन परसेंटेज निकाल सकता हूँ। कैसे, तो वो होगा प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। ये होगा प्रॉफिट 1 है हमारे पास, CP की वैल्यू कितनी है, 5। परसेंटेज निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा 20% के लगभग। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ रहा था वो। तो ये तो ऐसे मान लो फेवरेट बन चुकी थी SSC की। तो बस इतना ही था, ये टॉपिक थे हमारे। तो एक बार इनको देख लेना सारे टॉपिक्स को। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लगभग जो नए पेपर बनता है ना, वो PYQ को देख के ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, शेयर करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको आगे क्या चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक यू।